नमस्कार। इन्वेस्टिंग में बहुत अलग-अलग तरीके के स्टाइल होते हैं इन्वेस्टिंग करने का। जैसे क्रिकेट खेलने का भी स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वी में खेलते हैं, कवर ड्राइव मारते हैं, स्क्वायर कट मारते हैं, फ्लिक कर देते हैं और ऑन ड्राइव मार देंगे, स्ट्रेट ड्राइव मार देंगे। कुछ होते हैं जो ऊपर कट से शुरू करते हैं, या वो दिल स्कूप जो आया था पीछे, जो तिलक रत्ने दिलशान खेला करते थे श्रीलंका के, उन्होंने ओरिजिनल उसका आइडिया किया, या मिस्टर 360 जिसको हम, वो साउथ अफ्रीकन हमारे वाले जो भैया हैं उनको हम बोलते हैं। तो अलग-अलग स्टाइल है, अलग-अलग पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है कि राहुल द्रविड़ को वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलना होगा, ज़रूरी नहीं है कि वीरेंद्र सहवाग को राहुल द्रविड़ की तरह खेलना होगा, क्योंकि हर एक आदमी का अपना स्टाइल अलग है और जो स्टाइल में वो निपुण है, वो स्टाइल में वो पैसा, दिमाग में तो पैसा ही घूम रहा है, वो स्टाइल में वो रन बना के आगे चल सकता है लाइफ में। तो यही बात होती है जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से पैसा बनाए हैं। अगर आप कभी गूगल सर्च करेंगे तो जोएल ग्रीनब्लैट का नाम आपको दिखेगा। पिछले 5-7 साल से उनका कुछ सिक्का चला नहीं है, बट दैट्स फाइन। लेकिन उन्होंने ओरिजिनली जो स्पिन ऑफ से पैसा बनाने का स्कीम बनाया था कि 2 कंपनी लो, या तो उनकी मर्जर हो रही है या स्पिन ऑफ हो रहा है। देखो, उसमें स्पिन ऑफ का मतलब एक बड़ी कंपनी, उसके अंदर से एक छोटी सी उसकी जो हिस्सेदारी होती है वो उसको बेचता है, छोटी सी कंपनी को वो साइड करता है उसमें से, और उसके बाद दोनों कंपनी को प्रॉस्पर करने देता है। जब बड़ी कंपनी अपने से एक डिवीजन को अलग करके स्पिन ऑफ करती है तो उसमें बहुत पैसा बनता है। और जोएल ग्रीनब्लैट ने परसेंटेज पे परसेंटेज रिटर्न बनाए सिर्फ स्पिन ऑफ्स प्ले करके। मतलब उनका पूरा पोर्टफोलियो ही स्पिन ऑफ का पोर्टफोलियो होता था कि एक बड़ी कंपनी ऐसी ले जो एक प्रॉफिटेबल डिवीजन हो या नॉन प्रॉफिटेबल डिवीजन हो, उसको अलग कर रही हो। कई बार ये होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल डिवीजन को अलग करती है कंपनी, और ऐसी कंपनी को अलग करती है नॉन प्रॉफिटेबल डिवीजन को जहां उसको लगता है आज ये शायद नॉन प्रॉफिटेबल है, लेकिन आगे जाकर ये कमाने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने लकी हलवाई का एग्जांपल लें, अगर लकी हलवाई अपने एक बेटे को फॉर एग्जांपल अलग करता है घर से कि चल अब तू बड़ा हो गया, अब तू अपने आप कमा, अपने आप खा, अपना घर अपने आप संभाल, तो लकी हलवाई जो बाप होगा वो कभी भी ऐसे बेटे को अलग नहीं करेगा अगर वो श्योर नहीं होगा कि ये बेटा अपना दूध वाला, बिजली वाले का बिल चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। वो जब 100% श्योर होगा कि अपना दूध बिजली वाले को सल्टा देगा, चुका देगा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करेगा, तभी उसको अलग करेगा। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज व्हेन यू लुक एट अ स्पिन ऑफ इज कि ये कंपनी क्या इसको अलग करके ये सर्वाइव कर सकेगी, क्या ये कंपनी अपने आप सस्टेन कर पाएगी। तो ये ज़रूर सोचें कि अगर कोई कंपनी स्पिन ऑफ कर रही है किसी को, मैं बताऊँगा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पूरी चीज़ का। इसका एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ये है, जो हमारा नया वाला जो स्मॉल केस लॉन्च हो रहा है BMW डिसरप्टर्स, जो फ्राइडे 9 में 3:30 PM को हम इसको लाइव कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम कौन सी कंपनीज लेंगे और उसके बारे में क्या थ्योरी चलती है, क्या दिमाग चलाते हैं हम, क्या हिसाब से हम सोचते हैं कौन सी कंपनीज लिया जाए, वो कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। आप इन्वेस्ट करें नहीं करें, इट्स कम्प्लीटली फॉर यू टू डिसाइड एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये थ्योरी समझकर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में और कोई रोज़मर्रा के इन्वेस्टमेंट आइडिया से आप ये समझ पाएंगे कि ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात हो रही थी स्पिन ऑफ की, तो स्पिन ऑफ में बहुत बेसिक सा एक सेंस है कि अगर लकी हलवाई अपने एक बेटे को अलग करता है, बोलता है कल से तू अलग हो जा, तो क्या वो बेटा कल अलग होकर सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फर्स्ट लकी हलवाई विल इंश्योर, नहीं तो वो अगर उसको अलग कर दिया और कल समझो कि बेटे के खाना पीने का प्रॉब्लम हो गया, तो ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम लकी हलवाई के सर पे आएगी। तो जब भी स्पिन ऑफ होता है, वो प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो ये ज़रूर सोचना। मैनेजमेंट आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये प्रॉफिटेबल होएगी आगे जाकर, लेकिन मैनेजमेंट सोचकर यही उसको स्पिन ऑफ करके अलग कंपनी किया है, ये सोचते हुए कि वो प्रॉफिटेबल होगी आगे जाकर। स्पिन ऑफ का मतलब यही होता है, एक बड़ी कंपनी में से एक छोटा सा डिवीजन को हम लिए और उसको हमने अलग से लिस्ट करा दिया, और अलग से लिस्ट हुई तो उसकी ट्रेडिंग भी अलग हुई, उसकी मैनेजमेंट भी अलग होगा, उसका बिजनेस मॉडल भी अलग होगा, उसके कैपिटल एलोकेशन प्लान्स भी अलग हो गए और सब कुछ अलग होगा। तो स्पिन ऑफ का एक गेम ये होता है। और कई बार क्या होता है, आपको स्पिन ऑफ के एंगल से अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी को अगर एनालिसिस करते हैं उसकी, और हम उसकी स्पिन ऑफ में हमें लगता है कि इस पे पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, हर वक्त ये देखा गया है
कि टू डिस्टिंक्ट लिस्टेड एंटिटीज़, मतलब अगर लकी हलवाई है और उसका एक मार्केट कैप है और उसका बेटे का रामपाल का एक मार्केट कैप है उसके दुकान का, तो इन दोनों का अलग अलग मार्केट कैप जब आप जोड़ते हैं विल ऑलवेज बी मोर देन वन कंसोलिडेटेड एंट्री। पीछे आप देखे होंगे कि बिरला जी की कंपनियां होती थी जो एक कंपनी के अंदर वो सीमेंट भी करते थे, टेक्सटाइल भी करते थे, पेपर भी करते थे, रेयॉन भी करते थे और हर कुछ करने की चेष्टा करते थे। और आदमी सोचता था यार ये सब कुछ एक साथ क्यों किया गया है, क्योंकि वो सब सिक्लिकल बिजनेसेस थे। बिरला जी जो सोच बैठते होंगे सोचने के लिए कि यार जिस साल मेरा पेपर का बिजनेस ठंडा होगा ना यार, सीमेंट में हम कमा लेंगे, जिस साल मेरा सीमेंट का बिजनेस ठंडा होगा उस साल हम टेक्सटाइल से कमाएंगे, जिस साल हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस ठंडा होगा उस साल हम रेयॉन से कमा लेंगे। तो कम से कम रोज की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा के साथ एक और चीज़ होती है सोचने की कि कुछ ना कुछ नीचे भी आएगा हर वक्त। तो ये सिस्टम जो है आज की दुनिया में उतना नहीं चलता है, बिकॉज आज का दुनिया है स्पेशलाइजेशन का दुनिया। तो आज की दुनिया में अगर वैसी कोई कंपनी आएगी तो उसको तोड़ तोड़ के 4 हिस्सा कर दिया जाएगा और चारों को अलग अलग लिस्टिंग कराएंगे, पांचों को अलग अलग लिस्टिंग कराएंगे और पांचों की अलग अलग मार्केट कैप जो होगी विल नॉर्मली बी मोर देन द कंसोलिडेटेड मार्केट कैप ऑफ वन बिग कंपनी। क्योंकि जब बड़ी कंपनी को आप देखते हैं तो कोई बोलेगा अरे यार ये कंपनी लेकर हम क्या करें, इसमें तो टेक्सटाइल है, मुझे तो सिर्फ सीमेंट चाहिए था, तो वो छोड़ देगा उस कंपनी को। जिसको टेक्सटाइल चाहिए होता है वो बोलेगा मुझे तो टेक्सटाइल का बिजनेस चाहिए था लेकिन इसमें तो सीमेंट भी है, इसमें पेपर भी है, पेपर का नहीं चाहिए, अपने को पेपर का काम नहीं करना है, तो वो नहीं लेगा। जिसको पेपर खरीदना है वो बोलेगा यार इसमें तो सीमेंट भी है, इसमें तो टेक्सटाइल भी है, आप भी छोड़ दो इसको। तो जब भी कंसोलिडेटेड एंटिटी होती है एक तो उसका पी रेशियो कम होता है बिकॉज वो फैला हुआ रहता है हर वक्त। जब आप उसको अलग अलग कर देते हैं देन इट अट्रैक्ट्स स्पेसिफिक बायर्स। जिसको सीमेंट खेलना हो आओ खरीद लो सीमेंट डिवीजन, जिसको पेपर खेलना हो आओ खरीद लो पेपर डिवीजन, जिसको सीमेंट का, जिसको सपोज रेयॉन का प्ले करना हो आओ खरीद लो रेयॉन का डिवीजन। तो ये अलग अलग करके जब उसकी लिस्टिंग होती है तो उसका मार्केट कैप इसीलिए ज़्यादा होता है बिकॉज वैल्यूएशन ट्रिगर मिल जाती है ऐसी कंपनी को। तो सिमिलरली कई बार हमने देखा है पीछे स्पिन ऑफ्स में बहुत पैसे बनते हैं। मैं पर्सनली 2 बड़े मेरे जिसको हम बोलते हैं होम रन, बेसबॉल के भाषा में, कि 2 होम रन मेरे लगे थे स्पिन ऑफ्स में, एक टीवी 18 और नेटवर्क 18। ये 2005, 2006, 2007 की बात है। उसके बाद तो नेटवर्क 18 को जो सांप सूंघा उसके बाद तो मुझे लगा नेटवर्क 18 चला ही नहीं कभी। बट हाँ उस समय ये स्टॉक दिस वेंट अप 14 टाइम्स फॉर मी, क्योंकि उसको स्पिन ऑफ किया गया था, टीवी 18 को अलग निकाला था, नेटवर्क 18 के साथ एक GBN करके कंपनी थी उसको अलग किया गया था, अलग से आया था और अलग गेम पूरा बना था। 14 टाइम्स स्टॉक गया था और मुझे याद है स्पिन ऑफ के एक रात पहले एक रात बाद में बड़ा टेंशन था क्या खुलेगा और बुम करके सीधा 50% ऊपर खुला नेक्स्ट डे ही। तो रातों रात 50% जब स्टॉक ऊपर खुलता है तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो को एक जंप अप मिलता है। आई थिंक दिस वाज इन द ईयर 2006 समटाइम, जुलाई अगस्त सितंबर 2006 की बात है। एक और जो मुझे स्पिन ऑफ से पैसा मिला वो आता वो दूसरा पैटर्न से बना था। वो मैंने जाइडस वेलनेस शेयर खरीदा था, वो कैडिला से स्पिन ऑफ किया था। जाइडस वेलनेस 3-4 चीज़ बनाती थी। एक न्यूट्रलाइट बनाती थी जो बटर का सब्सटीट्यूट हुआ करता था, जिसमें बोलते थे कि हेल्दी बटर है, बट हेल्दी था नहीं। फाइनली पीपल रियलाइज्ड कि उतना हेल्दी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक शुगर फ्री करके उनका एक टैबलेट आता था, जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं घर में तब आप शुगर फ्री यूज़ करते हैं। जो लोग को चाय पीते हैं और डायबिटिक होते हैं और जिनको रहता है कि नहीं यार मीठा तो लेना ही अपने को, तो शुगर फ्री यूज़ करते हैं। तो जाइडस वेलनेस ये वाली कंपनी थी, ये सब चीज़ें बनाती थी और उसमें बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की चीज़ थी उसमें कि जैसे ही डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, आप इमीडिएट डॉक्टर बोलता है आपको चीनी खाना बंद कर दो। डॉक्टर कभी नहीं बोलता आप शुगर फ्री का टैबलेट लीजिए। तो फिर शुगर फ्री का टैबलेट लेता कौन है? लेता वो है जिसके पास पैसा रहता है और जिसको लगता है चलो ठीक है मैं शुगर फ्री का टैबलेट ले लूँ और यहाँ से मैं कम से कम अपने जो चीनी का जो टेस्ट बर्ड्स है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक और चीज़ इसमें प्रॉब्लम जब आती है, अगर आप 2 महीना विदाउट शुगर पीना स्टार्ट कर लिए चाय को, फिर आपको चीनी की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आपकी जो जीभ होती है वो यूज टू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन बात करते हैं जाइडस वेलनेस की। जाइडस वेलनेस की स्टॉक की ठुकाई इसलिए हुई क्योंकि कैडिला के साथ उसको मिला था। जब कैडिला के साथ आपको एक फ्री का शेयर मिला जाइडस वेलनेस का, लोग जाके धपाधप इसको बेचे और जाइडस वेलनेस का शेयर जो है शायद 70-80 रुपया हो गया था। हमने थोड़ा ऊपर में लिया इसको और शायद 4-5 गुना पैसा बनाया इसमें। मैंने थॉटफुल इन्वेस्टर में बड़े इलाबरेटली इसमें लिखा है
है कि जायडस वेलनेस का शेयर मैंने क्या लिया, क्यों लिया, क्या किया, नहीं किया। बट ये बात होती है स्पिन ऑफ की। एक और जो कैटेगरी ऑफ शेयर्स है जो हम नॉर्मली हमारे BMW डिसरप्टर्स में हम ऐड करने का सोच क्या रहे हैं, हमने प्लान ही कर लिया है और फ्राइडे 3:30 को ये हमारा स्मॉल केस स्टार्ट होगा। वो शेयर जो कैटेगरी है वो IPO शेयर्स है। तो IPO नॉर्मली वॉरेन बफेट का तो बड़ा ही क्लीशेड रूल है, इट्स प्रॉबेबली ओवर प्राइस्ड, बट इट्स ओवर प्राइस्ड इन अ बुल मार्केट, नॉट ओवर प्राइस्ड इन अ बेयर मार्केट। बुल मार्केट और बेयर मार्केट में एक IPO की जो धुलाई पिटाई होती है, लगता है मार मार के उसका फालूदा निकाल देता है बाजार, क्योंकि 30, 40, 50% फॉल तो नॉर्मल होता है एक IPO में अगर वो लिस्ट हुई है बुल मार्केट में तो। और बुल मार्केट में बड़ी बड़ी कहानियां होती है और बेयर मार्केट में कोई IPO लाता भी नहीं है, आप बहुत रेयरली देखेंगे। अभी IPO का मार्केट पूरा ठंडा है। हमने पीछे एक IPO कॉर्नर करके हमारे स्मॉल के सब्सक्राइबर्स और हमारे PMS वालों को भेजा था। एक कंपनी IPO के लिए आई थी, उसको हमने रिव्यू करके भेजा था और हमने देखा अब तो कोई ढंग की कंपनी भी नहीं आ रही है IPO के लिए। और वो इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज बेयर मार्केट में पैसा नहीं मिलता है मर्चेंट बैंक को, प्रमोटर्स को भी पैसा नहीं मिलता। अगर आप आ रहे हैं कंपनी का शेयर बेच रहे हैं तो शेयर आप बेचने की ट्राई कर लें, लेकिन आपको पब्लिक जो है आपका मन बोला दाम नहीं देती है। तो जब पब्लिक आपको मन बोला दाम नहीं देती है तो प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोटर्स बोलते हैं अभी नहीं यार, बुल मार्केट आएगा तो बेचेंगे। तो बुल मार्केट में IPO इज ए कंप्लीट अवॉइड। अगर मार्केट ऊपर से करेक्ट हो गया है, मार्केट ऊपर से गिर गया है, देन इट्स टाइम टू गो एंड बाय एन IPO। क्योंकि जो पीछे के जो IPO के शेयर्स हैं, जो कोई शेयर सपोज 700 में लिस्टिंग हुई, 800 में लिस्टिंग हुई, उसको मार मार के मार्केट जो है 400, 450, 500 कर देता है। तो उस समय वो IPO के शेयर्स लेने हैं वो मोस्टली स्मॉल कैप मिड कैप्स ही होते हैं। वैसे इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली हम ये जो कंपनीज इसमें लेंगे हमारे BMW डिसरप्टर्स में, वो मिड कैप्स और टुवर्ड्स लार्जिश कैप्स और ले ही लेंगे। एक दो स्मॉल कैप्स भी हैं इसमें, काफ़ी स्मॉल कैप्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप IPO कंपनीज पकड़ेंगे तो IPO तो कोई मेगा कैप होता नहीं है। वैसे IPO में एक और मुश्किल होती है बुल मार्केट में, जैसे हुंडई मोटर में हमने देखा था। हुंडई तो हम लोग हिंदी में जब बात करते हैं वाले बोलते हैं, जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हांडाई बोलेंगे, हांडाई। तो हांडाई मोटर में देखा था। अच्छा, किसी को आप हांडाई बोलेंगे तो समझेगा ही नहीं, बोले क्या बोल रहा है भाई, हांडाई क्या भला है, क्योंकि हम लोग तो हुंडई में ही कंफर्टेबल होते हैं बोलने में। तो हुंडई मोटर में हमने देखा 20,000, 25,000 करोड़ का करीब कोरिया वाले भैया जो थे वो बेच बाज के निकल गए। अब कोरिया में जो भी भैया थे हम उनको किम भैया ही बोलेंगे, बिकॉज आधी कोरिया का नाम ही किम है और आधी कोरिया का नाम कुन होगा या जो भी होगा। बट जितने भी किम भैया थे सब मिलकर हुंडई मोटर का IPO में FPO करके सारा माल इंडिया को चेप कर, इंडिया के इन्वेस्टर्स को चेप कर वो बाहर निकल गए। हुंडई मोटर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि लार्ज कैप था। अगर ये मिड कैप होता, स्मॉल कैप होता तो गारंटीड 40-50% डाउन फ्रॉम द टॉप हो जाता। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है बेयर मार्केट में। जो बुल मार्केट के IPOs हैं उनको आपको लेना है बेयर मार्केट में, और बेयर मार्केट में जो आपको बुल मार्केट के IPOs मिलेंगे वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलते हैं और वो आपको देखना पड़ता है। इन्फोसिस इन द ईयर आई थिंक 1993 अपना IPO लाया और IPO डिवॉल्व हो गया, मतलब पूरा पैसा ही नहीं मिला IPO में। और फिर आपको पता है इन्फोसिस की स्टोरी क्या हुई, किसी ने 10,000 रुपया लगाया तो 30 करोड़ बनाया, 50 करोड़ बना, और IPO इन्फोसिस का डिवॉल्व हो गया बिकॉज वो बेयर मार्केट में IPO आया था। तो दो चीज़ें हैं, बेयर मार्केट में अगर कोई IPO आ रहा है तो आपको उसको लेना है, और बुल मार्केट में अगर कोई IPO आता है तो उस समय नहीं लेना है। लेकिन जब बेयर मार्केट आएगा तो बुल मार्केट के IPO की ठुकाई पिटाई बहुत ज़ोर की होती है। आपको पता है अभी जो IPO आए थे पिछले साल सारे के सारे 30-40% डाउन फ्रॉम द टॉप है। तो उस समय आपको यू हैव टू सिट बैक एंड एनालाइज एंड थिंक कि कौन सी कंपनी आप ले सकते हैं। तो IPO जैसी कंपनी जो होती है जो पीछे आई हुई है वो हम इसमें डालेंगे, और डिफरेंट सेक्टर्स, हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि यार हमें यही सेक्टर का लेना है। जो रीजनेबली वैल्यूड IPO हमें मिलेगा हम इसमें डालेंगे उसके लिए, और अपने फंड में ये पैसे को डालेंगे। एक और शेयर्स डालेंगे। एक और चीज़ जो सोचने की होती है IPO में, अगर आप पुराना हिस्ट्री देखें तो पेज इंडस्ट्रीज 2007 में IPO आया था बुल मार्केट में, मैंने खरीदा था 2009 में, बेयर मार्केट हो गया था। और पेज की खास बात ही पेज उतना गिरा ही नहीं था, 20-25% डाउन फ्रॉम द टॉप था। एक और जो IPO आया था 2002 में, भारती एयरटेल आया था, मैंने 2002 में लिया था। 2004 से इसका रनअप स्टार्ट हुआ, जैसे ही कंपनी ब्रेक इवन कर गई और जैसे ही कंपनी वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो गई, और उसके बाद भारती नेवर लुक्ड बैक एवर आफ्टर। तो बेयर मार्केट के IPOs जब आपको मिलते हैं
हैं तो उस समय लें, या फिर बुल मार्केट के आईपीओज जब लेने हैं जब वो बेयर मार्केट आ जाता है। तो सारी चीज़ें आपको सस्ती मिलती है। काफ़ी चीज़ें, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो आपको लगता है कि सस्ते हो गए आईपीओ में आए हुए, लेकिन वो सस्ते होते नहीं है, कि इतना महंगा आता है, इतना महंगा आता है क्योंकि वो कभी भी सस्ता नहीं मिलता। और एक और चीज़ क्या होती है, जितने स्टार्टअप कंपनीज होती है, एक डिसरप्शन वर्ड मुझे बड़ा पसंद आता है। कोई भी डिसरप्शन बोलता है तो मुझे लगता है वर्ड में बहुत डेप्थ और बहुत मीनिंग है, बिकॉज डिसरप्शन कोई किसी का कर सकता है। अमेजन 1994-95 में जब आया था तो कोई नहीं सोचा था एक दिन एक किताब बेचने वाली कंपनी घर का हर एक सामान बेचेगी। एक एक करके ऐड करते गए, और जैसे ही उसने प्रोडक्ट लाइन ऐड किया उसने किसी को डिसरप्ट किया। तो ये डिसरप्शन वर्ड बड़ा पावरफुल होता है। तो हम इसमें ढूंढेंगे वैसी कंपनीज जो डिसरप्ट कर रही हो। हमारा व्यू ऑब्वियसली लंबा है, और ऐसा नहीं है कि हम रातों रात कोई कंपनी ले रहे हैं जिसको डिसरप्ट कर रहा हो, बट थ्योरेटिकली, इन थ्योरी अगर हम देखेंगे तो ऐसी बहुत कंपनीज होती है जो आज आई है लेकिन नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 सालों में पूरा डिसरप्ट करेगी। जैसे मेरा एक सोच है कि अगर आप कोई शर्ट पैंट खरीदने जाते हैं, आज आपको स्टोर मिलता है, आप स्टोर में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे ये लेना है कि नहीं लेना है, कौन से कलर का मिल रहा है, कौन से कलर का नहीं मिल रहा है। आज से 10 years डाउन द लाइन आई डाउट इफ एनीवन वुड गो टू अ स्टोर। आपको जूते का साइज़ पता है, आप ऑनलाइन मंगाएंगे, जूता पहनेंगे, एक पार्टी अटेंड करेंगे और वापस जूता रिटर्न कर देंगे नीचे से साफ़ करके। ऐसे करते नहीं है लोग, बट कुछ लोग करते हैं। बट नॉर्मली ये होता है कि आपको ये सब चीज़ों में ये समझना होगा कि ऐसे जो डिसरप्शन होता है दुनिया का, क्योंकि बाटा ने सालों साल लगाया, 100 साल से बाटा ने हर गली नुक्कड़ पे अपनी जूते की दुकान खोली है। लेकिन आज जो नई जूते की दुकान वाले जो आ रहे हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, आपको सिर्फ साइज़ पता करना है, यूके 9.5 है, यूएस 10 है या क्या है, और वो साइज़ के हिसाब से आपको जूता मिलता है। आप जूता आ गया, आप पहन के फिट देख लें, आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो रिटर्न कर रहे हैं, नेक्स्ट डे वापस आपको रिफंड मिल जाएगा, या आपके मन लायक जो भी कलर साइज़ होगा आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये जो डिसरप्शन वर्ड आता है कि आप एक एक करके हर एक सेक्टर में ये भूचाल सा मच गया है कि धीरे धीरे करके हम सबको हटा देंगे। पहले एक ज़माना होता था इंश्योरेंस के लिए, आपके घर में सैटरडे संडे हो नहीं हो, एक अंकल आ जाते थे कि भाई हर 3-4 महीने में एक लेकर आ जाते थे अपना मोटा सा बैग लेकर, साथ में ये नई पॉलिसी आई है LIC की, ये खरीद लो, ये हम इंश्योरेंस देंगे। आज के दिन इंश्योरेंस सब जाते हैं अपने ऑनलाइन खरीदते हैं, एंड यू आर थ्रू विथ इट। तो कई बार क्या होता है, एक डिसरप्शन वर्ड जो है बड़ा खतरनाक है। आज के दिन कई बार क्या होता है, जब मैं पहले नीचे निकलता था, चलो वॉक करने जाना है, पहले आदमी सोचता था यार पैसा होना ज़रूरी है पॉकेट में, 100, 200, 300 रुपया, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो। आज आपका मोबाइल है तो आपके पास पैसा है, आप फट के बैठे जीपे किए, एंड दैट इज़ डिसरप्शन। मतलब एक जो चीज़ें चली आ रही है सालों साल से डेकेड से, उसको वन सिंगल स्ट्रोक में चेंज किया गया। डिसरप्शन सबसे बड़ा तो कोडैक के साथ हुआ था। कोडैक ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट कर लिया था सबसे पहले, लेकिन कोडैक बोला कि अगर हम ये डिजिटल कैमरा को हम खुद अगर लॉन्च कर देंगे तो हमारी रील कौन खरीदेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, उधर जब मोबाइल फ़ोन चालू हुआ तो मोबाइल फ़ोन वाले भैया लोगों ने बोला इसके अंदर हम कैमरा ही डाल के बेचना शुरू कर देंगे। तो नोकिया आया, और धीरे धीरे नोकिया से जैसे ही फ़ोटो खींचना स्टार्ट हुआ, कोडैक का रील का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। बिकॉज रील का कंसेप्ट में एक एंग्जाइटी रहती थी, आप फ़ोटो खींच रहे हो 8 आदमी एक साथ, एक ही मोमेंट में सबको चीज़ बोलना है। आज के दिन कोई चीज़ चार्ज कुछ नहीं करता है, फ़ोटो खिंचवाना है, खड़े हो, फ़ोटो खिंचाओ, आगे बढ़ो, अच्छा 5-10 ले ले। आपने खुद ही दूसरे को बोलते हैं 4-5 ले लेना भाई। पहले हम लोग बोलते थे एक साथ सब कोई चीज़ बोलो। आई थिंक दोज डेज आर गॉन, जब चीज़ बोलने का टाइम आता था, क्योंकि आपको फ़ोटो खिंचाना था, आपके दांत दिखाते दिखाते। अब वो कंसेप्ट ही नहीं है, 5-10 ले लेना, जो अच्छा लगेगा रख लेंगे, जो नहीं लगेगा सो नहीं लगेंगे। तो वो मोबाइल फ़ोन आते ही किसको उसने डिसरप्ट किया, उसने डिसरप्ट किया सारे कैमरा वाले भैया लोगों को कि तुम्हारे कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम बिना चीज़ बोले फ़ोटो खींचेंगे, 5-10 खींच लेंगे, जो अच्छा लगेगा सो लगेगा। अब तो यार जो नॉर्मल फ़ोटो होता है उसको बोलते हैं ये फ़ोटो भी अच्छा है। बोला क्या है भाई, बोले कैंडिड लुक का फ़ोटो है। तो हर एक चीज़ में हमने अपना कन्वीनियंस बना लिया है कि हम क्या हिसाब से सोचते हैं, क्या हिसाब से करते हैं। तो सिमिलरली जो IPO वाले स्टॉक्स है वो इसमें रखने का प्लान है। फिनटेक वाले स्टॉक्स इसमें हम रखने का प्लान करते हैं कि कौन से स्टॉक्स लें। कुछ फिनटेक कंपनियां ऐसी होती है जो लॉस मेकिंग होती है, जो शायद आज लॉस मेकिंग है लेकिन वो एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हो रही है, आगे जाकर वो और प्रॉफिटेबल होगी, वो हम कुछ कंपनी इसमें डालने की चेष्टा करेंगे। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। कि ऐसा अब कोई लोग बोलेंगे कि आपको अभी अचानक ये क्यों नज़र आया,
उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है, हम सोच रहे थे बिकॉज इतनी सारी कंपनीज दिख रही थी, क्योंकि मार्केट जब घटता है तो आपको वैल्यूएशन पैरामीटर पे बहुत कंपनियां नज़र आती है, तो उस समय आपको नज़र आता है ये कंपनी देख लें, वो कंपनी देख लें। लेकिन जब मार्केट बढ़ता है उस समय हर एक कंपनी महंगी हो जाती है। तो जब कंपनी महंगी होती है तो आपको लगता है अरे यार अब महंगी हो गई, अब क्या करना है। तो घटे हुए मार्केट में आइडियाज़ रोज आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है घटे हुए मार्केट में आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं वो भी घट गए होते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर घट गए होते हैं, फिर आप बोलते हैं अच्छा यार बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये एक नया आइडिया आ गई आपके पास, तो उस बीच में आपको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते हमने देखा बहुत कंपनियां ऐसी हो गई है जो इस टाइप की आ गई है। लेकिन ये फंड जो होता है, जो ये स्मॉल केस हम लॉन्च कर रहे हैं, आप सिर्फ आईपीओ, फिनटेक और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और या आप समझो कि स्पिन ऑफ्स के ऊपर अगर आप बनाओगे तो थोड़ा सा लॉपसाइडेड होगा। तो थोड़ा सा हमने इसमें बीच बीच में थोड़ा एक दो बढ़िया कंपनी रखा है जो हम सोचते हैं कि पोर्टफोलियो का इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कैश यू कैन होल्ड अ वेरी गुड कंपनी, जो और अगर कोई मौका मिलता है तो उस समय वहाँ से निकल कर आप फिर इस स्टॉक में आ सकते हैं जो फॉर्मेट में हमने आईपीओ बनाया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे अभी माहौल बहुत ख़राब है, इंडिया पाकिस्तान का पूरा स्ट्रेस चल रहा है। हमने गए और वहाँ पे पाकिस्तान में 9 अड्डे उनके उड़ाए और सब कुछ गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ये ओवरहैंग जो था इसने बाज़ार को नीचे करके रखा था और काफ़ी स्टॉक्स को काफ़ी दिन तक नीचे की तरफ रखा था। एक तो ओवरऑल मार्केट का माहौल ख़राब था और दूसरा इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन नया स्टार्ट हुआ उस कारण बाज़ार में काफ़ी अच्छे स्टॉक सस्ते भाव पे आ गए थे। और इसीलिए हमने सोचा कि इसको फ्राइडे को ही पुश करेंगे। फ्राइडे विच इज़ 9 मई 3:30 PM ढिचकियाँ, जहाँ वो मार्केट बंद होगा वहीं हमारा स्कीम स्टार्ट हो जाएगा। और ये इससे एक और ख़ास बात क्या होगी इसमें, अगर आप स्कीम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम मिड वीक भी लॉन्च कर सकते थे, मे बी अ वेडनेसडे, बट देन वेडनेसडे में कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई इधर उधर होगा, कोई आगे पीछे गया होगा। बट अगर हम फ्राइडे करते हैं तो पीपल गेट इनफ टाइम टू गेट इन टू दिस स्मॉल केस। और उसके बाद सीधा अगर आप देखेंगे तो आप मंडे को वापस सब कोई स्टार्ट्स ऑन एन इवन प्लेटर। नहीं तो अगर आप वीक डेज़ को करते हैं तो एक दिन में कोई मीटिंग में फंसा होगा, ऑफिस के काम में फंसा होगा, कोई शादी में बिजी होगा, कहीं गया होगा, कोई आया होगा, तो वो बोल के कोई किसी को हेड स्टार्ट मिल जाता है। तो हमें लगा कि हेड स्टार्ट नहीं मिलना चाहिए, सबको इवन पैटर्न पे होना चाहिए। तो इसीलिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन करके हमने इसको प्लान किया है कि इसको करेंगे। तो ऑब्वियसली 9, 10, 11, 12 तारीख को शायद जब बाज़ार खुलेगा तो एवरीवन विल बी रेडी टू बाय, जो भी उन्हें शेयर लेना है। एक और चीज़ जो समझने की होती है सारे इन्वायरमेंट में वो ये होती है कि एज़ यूजुअल हम इसको 30 डेज़ तक जो भी इनिशियल प्राइसिंग रहेगा उस पर रखेंगे और उसके बाद इसका प्राइसिंग हम 30th डे को बढ़ा देंगे, विच इज़ बाई 25% और वॉट एवर, वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और वो इसलिए कि हम चाहते नहीं है कि 30 दिन के बाद इसमें लोग आए, जितने आने हैं पहले आ जाएं, उसके बाद लोग नहीं आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मे बी 25%, मे बी 30% वो प्राइसिंग इंक्रीज़ कर देंगे 30th डे के बाद। वो वी विल लेट यू नो इन ड्यू कोर्स कि हम क्या कर रहे हैं। और इसका कारण यही है कि हम इसको ये जनरल क्लास वाला डब्बा नहीं बनाना चाहते, हम इसको थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं कि AC 2 टायर वाला डब्बा बनाना चाहते हैं, जिसमें लोग जो बैठें आराम से बैठें, ठंडी ठंडी हवा खाएं और आराम से पूरी सफ़र का इसमें से मज़ा लेके करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बहुत ही जनरल क्लास इसमें बना देते हैं, विच मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा इसको क्राउड इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही प्रॉब्लम होगी एंट्री और एग्जिट की। वैसे अब एंट्री और एग्जिट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज पीछे आपको पता है कि हमारे स्मॉल केसेस को ले लेकर लीक किया गया था, पूरे इंडिया में ऐसे बांट दिया था लोगों ने इसको, हमारे स्मॉल केसेस को, एज इफ कोई मतलब कोई प्रसाद जैसी कोई चीज़ हो, तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। लेकिन जब से हमने वो पुलिस एक्शन लिया और जहाँ से वो लोग भैया लोग हमारे अंदर पड़े हैं, अभी मेरे ख्याल से वो सॉल्ट लेक के एरिया में ही हमारे घूम रहे हैं, क्योंकि वो दे कांट लीव दैट एरिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग हमारे स्मॉल केसेस के साथ और हमारे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के चीज़ों के साथ लोग छेड़छाड़ करना बंद कर दिया। एंड आई थिंक दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू बिकॉज वी आर वेरी अलर्ट टू दिस। कोई भी इधर उधर अगर काम करेगा तो वी विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस कि हमें क्या करना है, हम सीधा FIR काटेंगे और हम गड़बड़ करेंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको अगर ओरिजिनल कोई आइडिया है तो आप अपना आइडिया यूज़ करें, आप किसी और का आइडिया कॉपी क्यों करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ विच वी हैव ऑलवेज सेड कि यार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है किसी के सोच की प्रॉपर्टी होती है, किसी के कुछ होती है, वो उसकी ही होनी चाहिए। आप उसको कॉपी करके अगर उसको एनकैश करके करोगे तो फिर रूल ऑफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और लॉ के साथ तो फिर खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स रहेंगे ऑब्वियसली सेम ओल्ड हेल्पलाइन नंबर्स। हम थोड़े से ज़्यादा इस बार चुस्त रहेंगे क्योंकि वीकेंड आ रहा है और लोग फ़ोन करेंगे, तो डैट वी हैव ट्राइड कि वो क्या हिसाब से जो कॉल्स आएंगे उनको क्या समझाना, क्या बताना। बट ब्रॉडली कमिंग बैक टू इट, ये बात आपको समझ के रखना होगा कि ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, जो IPO वाले होते हैं, जो पिटे हुए IPO के स्टॉक्स होते हैं, या आपके जो स्पिन ऑफ वाले शेयर होते हैं, स्पिन ऑफ में एक और चीज़ है। स्पिन ऑफ का एक भाई है मर्जर, जो उसका मामा का बेटा है। तो मर्जर में पैसा बनाना मुश्किल होता है। मर्जर मतलब मर गया फिर वो, क्योंकि मर्जर में दो अलग अलग कंपनी के चीज़ों को साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, उनको कभी भी कोई बोलता था तुम लोग यार कोई एक्वायर क्यों नहीं करते, कोई नैस्डैक लिस्टेड फर्म, तो बोलते थे कल्चरल डिफरेंसेस है। कल्चरल डिफरेंसेस का ये मतलब होता था कि यार CEO अगर आप इंडियन रख लोगे और उसके नीचे अगर आप कोई ब्रिटिश रख लोगे तो ब्रिटिश को बड़ी मिर्ची लग जाएगी कि यार ये इंडियन के नीचे मैं कैसे रहूँ। आप मिडल ईस्ट चाहिए, आप दुबई जाइए, जितने CEOs रखते हैं वो सब वाइट स्किन रखते हैं। एकदम गोरी चमड़ी के CEO रहेगा, जो ब्राउन स्किन रहेगा वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा। बिकॉज जो ब्राउन स्किन है, दुबई वालों को भी लगता है कि नहीं यार ये ब्राउन स्किन तो ऐसे भी काम कर लेगा। और हम लोग क्या है ना, ब्राउन स्किन वाले जो इतने भी हैं, हम लोग इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग लगे ही रहते हैं अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में। मतलब एक जन मुझे बताया था, मैंने पीछे भी अपने यूट्यूब वीडियो पे इसका डिस्कशन किया था कि 3 लेयर उससे जूनियर, एक गूगल मीट चल रही थी, देयर वर सो मेनी पीपल ऑन द कॉल, 3 लेयर उससे जूनियर, जर्मनी में वो काम करता था। वो 5 बज गया तो उस बंदे ने बोला कि इट्स 5 एंड आई वुड लाइक टू लीव। तो उसने बोला भाई ठीक है तू गाड़ी से ले ले कॉल। बोला नहीं नहीं 5 बज गया, फ्राइडे का दिन है, अब मैं छोड़ूंगा ये, अब आपको जो भी बात करनी है इसको मंडे ही करेंगे। सो ही जस्ट डिड नॉट सिट बैक। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हम लगे रहते हैं, हम बैठेंगे 10 घंटा, आउटपुट देंगे 6 घंटे का, लेकिन काम करते हैं हम 10 घंटे का दिखाते हैं। और वो लोगों को एक यूज टू हो गया है पैटर्न। जो आपका बॉस है उसको भी लगेगा कि यार ये 10 घंटा काम क्यों नहीं कर रहा है, जबकि आउटपुट उसका 6 घंटे का ही आएगा। तो ये चीज़ें जो है, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली। तो बात तो हमारे साथ ऐसे ही चलती रहती है, हम कुछ भी बात स्टार्ट करते हैं तो आगे पीछे चलती रहती है। बट ये बात जो है, ये दुबई रिलेटेड बात हुई कि आप मर्जर एक्विजिशन जब करते हैं, हाँ मर्जर एक्विजिशन से बात हुई कि आपको एक कल्चरल, जो हम बोलते हैं कि दोनों को कल्चर का इंटीग्रेशन कैसे करें, और यही एक रीज़न होता है। पीछे एक मेरे को ध्यान पड़ता है कि इन्फोसिस में, अब इन्फोसिस की बातें ज़्यादा हो रही है क्योंकि इन्फोसिस वाले ही 70 घंटा काम करने को बोलते हैं। तो इन्फोसिस में एक विशाल सिक्का करके हुआ करते थे, जो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने कोई चार्टेड फ्लाइट लेकर इधर से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए। तो ये सब कुछ सूट नहीं किया। यहाँ पे इन्फोसिस के मैनेजमेंट को बोला यार तू इतने फ्लाइट वाइट लेकर चार्टेड फ्लाइट से क्यों जा रहा है, तू भाड़े के फ्लाइट टिकट बना और वहाँ से निकल पड़ा। तो दीज आर थिंग्स, एंड ये सब जो चीज़ें होती है वो सोचने की होती है कि कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे होता है। बट कमिंग बैक टू मर्जर्स जो हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जांपल HDFC बैंक विद HDFC है। वो मर्ज कर ही रहा है, बेचारा कर ही रहा है, वो उसका पाप ढो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है मर्जर में। स्पिन ऑफ इज ईजी, एक उठाया, एक कंपनी को स्पिन ऑफ किया और स्पिन ऑफ कंपनी में फिर पैसा बनता है। आप पीछे देख लें, लेकिन स्पिन ऑफ में एक और प्रॉब्लम होती है। जब स्पिन ऑफ होता है तो दे धपाधप सेलिंग स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासिम से स्पिन ऑफ हुआ था आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल मिला एबरडीन को, और वो एबरडीन वाले सोचे यार आदित्य बिरला कैपिटल तो कोई इंडेक्स में ही नहीं है, चलो इसको बेचना शुरू करो। 250 से जो उसने बेचना शुरू किया, इतना बेचा, स्टॉक को मार के उसका फालूदा बना दिया। स्टॉक आ गया 70-80 रुपए पर। और इस बीच में प्रेमजी इन्वेस्टमेंट, जो अजीम प्रेमजी विप्रो वाले जो हैं, उन्होंने भी पैसा लगा दिया था शायद 200-250 के इस भाव पे, और ये 1-2 साल नीचे ही रेंगता रहा आदित्य बिरला कैपिटल। नॉट बिकॉज कि एबरडीन ने उसको बेचा था क्योंकि उसको फ्री का शेयर मिला था एज अ स्पिन ऑफ, बट इसलिए रेंगता रहा क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई थी। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाती, आदित्य बिरला कैपिटल, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, कोई भी मैं शेयर का बात कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाती कंपनी तो ऑब्वियसली इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जल्दी रिकवरी हो जाती। तो ये सब चीज़ें होती है। बट एज वी मूव अलॉन्ग आपको डेली का अपडेट्स देते रहेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट फ्राइडे 3:30 PM 9th May वी आर कमिंग आउट विथ BMW डिसरप्टर्स। थैंक यू।